वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम ग्लोबल स्पेस रेडियोकम्युनिकेशंस की सबसे प्रॉमिसिंग नई टेक्नोलॉजीज में से एक को करीब से देखेंगे। जर्मनी लेजर रेडियोकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को डेवलप करने में लीडिंग रोल ले रहा है, जो ऑर्बिट में और अर्थ और स्पेस के बीच डेटा के मूवमेंट के तरीके को बदलने वाले हैं। ये सैटेलाइट्स सिर्फ टेस्ट मॉडल नहीं है, बल्कि यूरोप और उसके बाहर डिप्लॉय किए जा रहे रियल नेटवर्क्स का हिस्सा है। यह सीखकर कि वे कैसे काम करते हैं और ट्रेडिशनल रेडियो सिस्टम्स पर वे क्या फायदे देते हैं, हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि नजदीकी फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करें। कृपया अभी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि सैटेलाइट्स को तेज डेटा लिंक्स की जरूरत क्यों है। ट्रेडिशनल रेडियो रेडियोकम्युनिकेशन दशकों से स्पेस मिशन में काम कर रहा है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडियो फ्रीक्वेंसी पर एंटीना के जरिए ग्राउंड स्टेशन या सैटेलाइट्स के बीच भेजकर काम करता है। हालांकि रेडियो फ्रीक्वेंसी की बैंडविड्थ लिमिटेड होती है और जैसे जैसे और सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं वैसे वैसे उनमें कंजेशन बढ़ता जाता है। इस कंजेशन की वजह से हाई डेटा रेट्स और कम लेटेंसी की गारंटी देना मुश्किल हो जाता है। लेजर रिड्यूस कम्युनिकेशन लाइट के जरिए इंफॉर्मेशन भेजकर इन लिमिटेशंस को पार करने का एक तरीका देता है, न कि रेडियो तरंगों से। लेजर रिड्यूस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स नियर इंफ्रारेड रेंज में लाइट की हाईली फोकस्ड बीम्स पर डिपेंड करते हैं। ये बीम्स रेडियो सिग्नल्स से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी कर सकती हैं, क्योंकि वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। एक सिंगल लेजर लिंक डेटा को गीगाबिट्स पर सेकंड की रेट से ट्रांसफर कर सकता है, जबकि एडवांस्ड रेडियो सिस्टम्स में ये रेट दसियों या सैकड़ों मेगाबिट्स होती है। प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका मतलब है कि लेजर टर्मिनल्स वाले सैटेलाइट्स हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स या साइंटिफिक डेटा के पूरे सेट्स को घंटों के बजाय मिनटों में पास कर सकते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन या सिक्योरिटी यूज के लिए ये स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी ने टेसैट स्पेसकॉम जैसी वाइब्रेशनियों के जरिए खुद को इस टेक्नोलॉजी के लीडर्स में से एक के तौर पर स्थापित किया है। टेसैट पहले ही कई यूरोपीय सैटेलाइट्स और यहां तक कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ वाले मिशंस पर भी लेजर रिड्यूस कम्युनिकेशन टर्मिनल्स का इस्तेमाल कर चुका है। उनके टर्मिनल्स ने हजारों किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सैटेलाइट्स के बीच कई गीगाबिट प्रति सेकंड की स्पीड से लिंक हासिल किए हैं। वाइब्रेशनी थर्मल बदलावों और कंपन सहित अंतरिक्ष की परिस्थितियों में इन टर्मिनल्स की विश्वसनीयता पर जोर देती है। प्रोडक्शन को बढ़ाकर जर्मनी का मकसद लेजर रिड्यूस कम्युनिकेशन को भविष्य के सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशंस का एक स्टैंडर्ड हिस्सा बनाना है। लेजर लिंक का एक मेन फायदा यह है कि उन्हें इंटरसेप्ट या जैम करना बहुत मुश्किल है। बीम इतनी नैरो होती है कि जब तक कोई रिसीवर सीधे लाइन में न हो उसे सिग्नल डिटेक्ट ही नहीं होगा। इससे रिड्यूसर्शियल और गवर्नमेंट दोनों यूजर्स को अपने डेटा की सिक्योरिटी पर ज्यादा भरोसा होता है। दूसरी ओर रेडियो सिस्टम में कोई भी सिमिलर फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसमिट करके इंटरफियर कर सकता है। लेजर्स के साथ लिंक को डिसरप्ट करने के लिए जिस लेवल की प्रिसीजन की जरूरत होती है वह इतनी ज्यादा होती है कि इसे एक्सट्रीमली अनलाइकली माना जाता है। इस वजह से लेजर सैटेलाइट्स डिफेंस और सिक्योर गवर्नमेंट रिड्यूस कम्युनिकेशन के लिए अट्रैक्टिव बन जाते हैं। बैंडविड्थ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम कुछ 10 मेगाहर्ट्ज के चैनल यूज कर सकता है, जबकि एक लेजर सिस्टम टेराहर्ट्ज रेंज में चैनल यूज कर सकता है। अवेलेबल स्पेक्ट्रम में इंक्रीज का मतलब है हायर थ्रूपुट। इसका फर्क समझाने के लिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक सिंगल लेजर सैटेलाइट 1 घंटे में ज्यादा डेटा ट्रांसमिट कर सकता है एक ही साइज के पूरे रेडियो बेस्ड सैटेलाइट्स के बेड़े से। यह एफिशिएंसी ट्रांसमिशन की कॉस्ट पर बिट को कम करती है और ऐसी सर्विसेज को पॉसिबल बनाती है जो पहले इम्प्रैक्टिकल थीं, जैसे कि ऑर्बिट से रियल टाइम क्लाउड स्टोरेज। रेडियो और लेजर रिड्यूस कम्युनिकेशन में लेटेंसी की तुलना लेजरों को भी फेवर करती है। लेटेंसी डेटा भेजने और प्राप्त करने के बीच की देरी है। चूंकि रेडियो और प्रकाश दोनों वैक्यूम में एक ही गति से यात्रा करते हैं, तो मुख्य कारक जानकारी को तेजी से एनकोड और डिकोड करने की क्षमता है। लेजर टर्मिनल उन्नत मॉड्यूलेशन विधियों का उपयोग करते हैं जो ओवरहेड को कम करते हैं और गति बढ़ाते हैं। इंटर सैटेलाइट नेटवर्क में जहां डेटा को कई नोड्स के पार हॉप करना होता है, संचयी लेटेंसी बचत महत्वपूर्ण हो सकती है। यह ग्लोब के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सेंसर डेटा को लगभग वास्तविक समय में रिले करने की अनुमति दे सकता है। ऑप्टिकल सिस्टम्स में मॉड्यूलेशन का तरीका रेडियो से अलग होता है। रेडियो रिड्यूस कम्युनिकेशन में अक्सर एक कैरियर फ्रीक्वेंसी पर फेज और एम्पलीट्यूड को अलग अलग किया जाता है।
लेकिन ऑप्टिकल सिस्टम्स में इंजीनियर इंटेंसिटी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन या फिर लेजर बीम के पोलराइजेशन मॉड्यूलेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तकनीकें एक ही लाइट स्ट्रीम पर कई डेटा चैनल्स को एनकोड करने देती हैं, जिससे थ्रूपुट बढ़ता है। एरर करेक्शन कोडिंग भी ऑप्टिकल सिस्टम्स में ज़्यादा एफिशिएंट होती है, क्योंकि नैरो बीम इंटरफेरेंस कम करती है। नतीजा, कम रीट्रांसमिशन के साथ एक बेहतर क्वालिटी का सिग्नल होता है, जिससे लेटेंसी और विश्वसनीयता और बेहतर होती है। लेजर लिंक में एनकोडिंग के तरीके बहुत एडवांस्ड होते हैं। क्वाड्रेंचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन का आमतौर पर उपयोग किया जाता है, लेकिन हाल ही के रिसर्च में मल्टी लेवल कोडिंग की जांच की जा रही है, जहां प्रत्येक प्रकाश पल्स द्वारा कई बिट्स को दर्शाया जाता है। यह कॉम्पैक्ट टर्मिनल से भी प्रति सेकंड गीगाबिट्स डेटा ले जाने की सुविधा देता है। जर्मन इंजीनियरों ने ऐसे सिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है जो लिंक की क्वालिटी के आधार पर रियल टाइम में अपनी एनकोडिंग को एडजस्ट कर सकें, जैसे इंटरनेट पर एडैप्टिव स्ट्रीमिंग होती है। जब वायुमंडलीय परिस्थितियां या पॉइंटिंग एरर लिंक की स्पष्टता कम करते हैं, तो टर्मिनल अपने आप एक अधिक मजबूत कोड पर स्विच कर सकता है। ग्राउंड स्टेशन अपनी चुनौतियां पेश करते हैं। जब एक लेजर बीम पृथ्वी के वातावरण से गुजरती है, तो वह टर्बुलेंस से विकृत हो जाती है। इससे निपटने के लिए एडैप्टिव ऑप्टिक्स का उपयोग किया जाता है। ये सिस्टम डिफॉर्मेबल मिरर्स पर निर्भर करते हैं, जो हर सेकंड हजारों बार अपना आकार बदल सकते हैं, जिससे वायुमंडलीय डिस्टॉर्टेडी को ठीक किया जा सकता है। वेव फ्रंट सेंसर यह पता लगाते हैं कि प्रकाश कैसे मुड़ रहा है और मिरर को फीडबैक प्रदान करते हैं। एडैप्टिव ऑप्टिक्स से लैस जर्मन और यूरोपीय ग्राउंड स्टेशन एक ऐसे सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं जो अन्यथा बिखर जाता, जिससे ऑप्टिकल डाउनलिंक्स गैर आदर्श परिस्थितियों में भी संभव हो जाते हैं। तेसात स्पेसकॉम ने इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप की है। इसमें एयरबस डिफेंस एंड स्पेस भी शामिल है, ताकि इसे और फैलाया जा सके। उनके टर्मिनलों को यूरोपियन डेटा रिले सिस्टम सैटेलाइट्स में इंटीग्रेट किया जा रहा है, जो स्पेस में हाई स्पीड डेटा राउटर्स का काम करते हैं। ये सिस्टम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को तुरंत डेटा भेजने में मदद करता है, बिना ग्राउंड स्टेशन के ऊपर से गुजरने का इंतजार किए। यूरोपियन रेड्यूसेशन इसे डिजास्टर रिस्पांस और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग को बेहतर बनाने के तरीके के तौर पर प्रमोट करता है। घंटों के बजाय मिनटों में जानकारी मिलने से डिसीजन मेकर्स को टाइम सेंसिटिव सिचुएशंस में एक साफ फायदा मिलता है। एक और केस स्टडी में टेसाट का इंटरनेशनल ब्रॉडबैंड कॉन्स्टलेशंस के साथ काम करना शामिल है। जर्मन हार्डवेयर रिड्यूसर्शियल मार्केट्स में पहले से ही खुद को साबित कर रहा है, जिसमें दुनिया भर के सैटेलाइट ऑपरेटर्स क्रॉसलिंक कैपेबिलिटी के लिए टेसाट टर्मिनल्स को चुन रहे हैं। खरीदारों की बढ़ती संख्या ये दिखाती है कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन से आगे बढ़कर बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जा रही है। ये इस बात पर भी जोर देता है कि यूरोप अक्सर एशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के मैन्युफैक्चरर्स के डोमिनेटेड सेक्टर में कितनी इफेक्टिवली कॉम्पीट कर सकता है। एक टेक्निकल नजरिए से स्टेबल लेजर लिंक बनाने के लिए दो सैटेलाइट्स को अलाइन करना आसान नहीं है। पॉइंटिंग एक्यूरेसी कुछ माइक्रो रेडियन के अंदर होनी चाहिए, मतलब सिस्टम को ऑन ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट के मूवमेंट के बावजूद बीम को टारगेट पर लॉक रखना होगा। टेसैट ने फाइन स्टीयरिंग मिरर्स और क्लोज्ड लूप ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप किए हैं, जो यह प्रेसिजन हासिल करते हैं। टर्मिनल्स लिंक हासिल करने में मदद के लिए बीकन लेजर का भी इस्तेमाल करते हैं, फिर हाई डेटा बीम पर स्विच करते हैं। ये इनोवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ी सी भी मिसअलाइनमेंट कनेक्शन तोड़ सकती है। थर्मल मैनेजमेंट भी एक और डिजाइन चैलेंज है। लेजर डायोड गर्मी पैदा करते हैं और अंतरिक्ष में इसे दूर ले जाने के लिए कोई हवा नहीं होती है। इंजीनियर संवेदनशील कंपोनेंट्स से थर्मल एनर्जी को दूर करने के लिए हीट पाइप और रेडिएटर्स पर निर्भर करते हैं। टेसैट टर्मिनलोवन ने दिखाया है कि वे सावधानी पूर्वक थर्मल डिजाइन के कारण बिना किसी खराबी के सालों तक काम कर सकते हैं। यह दूसरी फर्मों के शुरुआती प्रोटोटाइप के विपरीत है, जो ज्यादा गर्म होने या सीमित लाइफ टाइम से जूझते थे। जर्मन हार्डवेयर की विश्वसनीयता उन कारणों में से एक है कि इसे यूरोपीय फ्लैगशिप मिशनों के लिए चुना गया है। 2126 तक लेजर टर्मिनल से लैस सैटेलाइट्स की गिनती में काफी बढ़ोतरी आने की उम्मीद है। ब्रॉडबैंड और पृथ्वी ऑब्जर्वेशन के लिए कई यूरोपीय कॉन्स्टलेशंस में इन्हें स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर शामिल किया जाना है।
इससे यूरोपीय सरकारों और रिड्यूसर्शियल ऑपरेटर्स के लिए उपलब्ध डेटा रिले कैपेसिटी बढ़ेगी। अनुमान है कि 2126 तक सिर्फ यूरोपीय सैटेलाइट से ही ऑन ऑर्बिट में 100 से ज्यादा एक्टिव लेजर टर्मिनल काम कर रहे होंगे। यह वह पॉइंट है जब लेजर रिड्यूस यूनिकेशन एक्सपेरिमेंटल से मेन स्ट्रीम बन जाएगा। 2027 तक अडॉप्शन कई ऑर्बिटल शेल्स में फैलने की उम्मीद है। मीडियम अर्थ ऑन ऑर्बिट कॉन्स्टेलेशंस ऑप्टिकल लिंक्स का इस्तेमाल नेविगेशन सैटेलाइट्स को कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, जिससे पोजिशनिंग सिस्टम्स की रेजिलियंस और एक्यूरेसी बेहतर होगी। लो अर्थ ऑन ऑर्बिट कॉन्स्टेलेशंस ट्रैफिक को सीधे स्पेस में रूट करने के लिए लेजर क्रॉस लिंक्स पर ज्यादा डिपेंड करेंगे, बजाय कंजेस्टेड ग्राउंड स्टेशंस के। एनालिस्ट्स को उम्मीद है कि 2027 तक कम से कम 5 बड़े सैटेलाइट ऑपरेटर्स ऑप्टिकल टर्मिनल्स के साथ बड़े कॉन्स्टेलेशंस डिप्लॉय करेंगे, जिससे हजारों यूनिट्स सर्विस में आ जाएंगी। जर्मनी को इस हार्डवेयर के सप्लायर के तौर पर सीधा फायदा होगा। 2020 के आखिर तक हम इंटरप्लेनेटरी मिशन में लेजर लिंक का इंटीग्रेशन भी देख सकते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने पहले से ही मार्स ऑर्बिटर के लिए ऑप्टिकल लिंक इस्तेमाल करने की पॉसिबिलिटी पर बात की है। अभी का फोकस भले ही अर्थ ऑन ऑर्बिट पर है, लेकिन डीप स्पेस के लिए ऑप्टिकल रिड्यूस यूनिकेशन के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। एक सिंगल ऑप्टिकल टर्मिनल मार्स से वही डेटा रेट दे सकता है जिसके लिए अभी अर्थ पर बहुत बड़े रेडियो एंटीना की जरूरत होती है। इस फील्ड में जर्मनी का शुरुआती काम उसे ऐसे मिशन के लिए एक इम्पोर्टेंट सप्लायर बनाता है, अगर ऐसे मिशन आगे बढ़ते हैं। मीडियम टर्म इम्प्लीकेशंस में स्पेस में असली सैटेलाइट डेटा बैकबोन का बनना शामिल है। लेजर क्रॉस लिंक्स के साथ सैटेलाइट्स को अब अपना सारा डेटा सीधे जमीन पर भेजने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय वे इसे पीयर्स के नेटवर्क के जरिए पास कर सकते हैं, जब तक कि वह किसी उपलब्ध ग्राउंड स्टेशन तक न पहुंच जाए। ये मॉडल दिखाता है कि इंटरनेट धरती पर कैसे काम करता है, जिसमें राउटर्स और स्विचिंग पॉइंट्स होते हैं। इन स्पेस बेस्ड नेटवर्क्स के लिए हार्डवेयर प्रोवाइड करने में जर्मनी की भूमिका उसे ग्लोबल डेटा इकोनॉमी के लिए एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन में रखती है। इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। एक मुद्दा प्रोटोकॉल का स्टैंडर्डाइजेशन है। अलग अलग वाइब्रेशनियों ने ऐसे लेजर टर्मिनल बनाए हैं जो हमेशा एक दूसरे से इंटरऑपरेट नहीं करते। यूरोपियन स्पेस एजेंसी टीसाट और दूसरों के साथ मिलकर कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाने पर काम कर रही है, ताकि अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के सैटेलाइट एक दूसरे से बात कर सकें। एक और चुनौती है कॉस्ट। हालांकि कीमतें कम हुई हैं, फिर भी हर टर्मिनल एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मास प्रोडक्शन से मदद मिलेगी, लेकिन परफॉर्मेंस और अफोर्डेबिलिटी के बीच एक बैलेंस बनाना जरूरी है। ठीक है, तो एक और बात पर ध्यान देना है कि ये रेगुलेटरी है, क्योंकि लेजर रिड्यूसर यूनिकेशन बीम बहुत संकरी होती हैं। वे मौजूदा रेडियो स्पेक्ट्रम आवंटन में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। फिर भी सुरक्षित उपयोग के लिए अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देश अभी भी बनाने की जरूरत है। इंटरनेशनल टेली रिड्यूस यूनिकेशन यूनियन ने ऑप्टिकल रिड्यूस यूनिकेशन के लिए फ्रेमवर्क पर चर्चा शुरू कर दी है। इस क्षेत्र में जर्मनी का नेतृत्व यह सुनिश्चित करता है कि इन चर्चाओं में यूरोपीय हितों का प्रतिनिधित्व हो। नियमों को जल्दी तय करके यूरोप उन अड़चनों से बच सकता है जिन्होंने रेडियो स्पेक्ट्रम प्रबंधन में बाधा डाली है। कंपेटिटिव लिहाज से जर्मनी को जापान में राइवल्स का सामना करना पड़ता है, और साउथ कोरिया में भी, जो एडवांस्ड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन डेवलप कर रहे हैं। हालांकि जर्मन हार्डवेयर की मैच्योरिटी इसे एक क्लियर हेड स्टार्ट देती है। अगर करंट ट्रेंड्स ऐसे ही रहे तो जर्मन टर्मिनलों को सैकड़ों सैटेलाइट्स पर उड़ाया जाएगा, इससे पहले कि कई कंपेटिटर प्रोटोटाइप स्टेज से बाहर निकलें। इसे ग्लोबल मार्केट कैसे इवॉल्व होता है, इसमें रेवेन्यू और इन्फ्लुएंस दोनों मिलते हैं। ये भी पक्का करता है कि जर्मनी मल्टीनेशनल सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स में एक इंडिस्पेंसेबल पार्टनर बना रहे। 2030 की शुरुआत में आगे देखते हुए एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि लेजर रिड्यूस यूनिकेशन सभी नए सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स के लिए डिफॉल्ट बन जाएगा, चाहे मिशन का टाइप कुछ भी हो। अर्थ ऑब्जर्वेशन, नेविगेशन और ब्रॉडबैंड कॉन्स्टेलेशंस में ऑप्टिकल टर्मिनल्स स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर इंटीग्रेट किए जाएंगे, और छोटे क्यूबसैट्स भी मिनिएचराइज्ड वर्जन्स कैरी कर सकते हैं। जैसे जैसे कीमतें गिरेंगी और प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज्ड होंगे, ऑप्टिकल नेटवर्क्स सिर्फ अर्थ ऑन ऑर्बिट तक ही नहीं, बल्कि लूनर गेटवे और मार्स मिशंस तक भी फैल सकते हैं। जर्मनी के लिए इसका मतलब है उसके एरोस्पेस सेक्टर का लगातार ग्रोथ और अगले डिकेड में
ग्लोबल रेड्यूस यूनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर को शेप देने में एक सस्टेन्ड रोल। व्यूअर्स के लिए मेन बात यह है कि लेजर रेड्यूस यूनिकेशन सैटेलाइट्स साइंस फिक्शन या दूर की बातें नहीं हैं। वे आज भी चल रहे हैं और 2026 तक वे हर दिन के सैटेलाइट ऑपरेशंस का हिस्सा बन जाएंगे। इसका मतलब है ऑनऑर्बिट से तेज इंटरनेट, समय पर मौसम और आपदा की निगरानी और सरकारों के लिए ज्यादा सुरक्षित रेड्यूस यूनिकेशन। जर्मनी ने चुपचाप इस एरिया में एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस बनाया है और आने वाले सालों में इसकी भूमिका और बढ़ेगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें।